ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा एंड सीओपीडी। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ बीमारी का क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, दो चीज तक जरूर पूछता है कि अस्थमा और सीओपीडी में कौन सा दवा यूज होता है। या एमएसएन में भी आप जाएंगे, किसी भी जगह जाएंगे तो वहाँ अस्थमा का मैनेजमेंट, अस्थमा का पैथोफिजियोलॉजी या सीओपीडी, ये सब के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। तो इसलिए फार्मा में हमें उन दोनों के मतलब बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसे होता है और वो ठीक कैसे होता है, किस मेडिसिन से ठीक होता है, और हर दवाई का कौन सा क्लासिफिकेशन है, उन सबका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसमें देख रहे हैं जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। तो इसमें है कि ब्रोंकियल अस्थमा होता क्या है, कैरेक्टराइज बाय द हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। यहाँ पर देख सकते हैं ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है, कैरेक्टराइज बाय द हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल टू अ वैरायटी ऑफ स्टिमुली। कहने का ये मतलब है कि बहुत सारा स्टिमुलस होता है, बहुत सारे इरिटेंट्स होता है। इरिटेंट्स मतलब कि जैसे स्मोकिंग हो गया, डस्ट हो गया, एलर्जी का एजेंट हो गया, इन सब की वजह से आपका ये जो ब्रोंकस है ना, यहाँ पे क्या हो जाता है ना, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस शो करने लगता है। ठीक है, तो इसकी वजह से अस्थमा कंडीशन अराइज होता है। अब अगर अस्थमा होगा तो तुम्हारी जो ये एयरवे है वो नैरो हो जाएगी, पतली हो जाएगी। मतलब पहले ये ब्रोंकियल था ना, ये एयर कितना क्लियर है, मेरा कंस्ट्रक्शन होने की वजह से ही पतली हो जाए। कितनी पतली होगी, क्या उसमें एयर उसमें से जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। ठीक है, इंक्रीज सिक्रीशन। अस्थमा के पेशेंट में क्या होता है ना, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होने की वजह से उसका सिक्रीशन ज्यादा बढ़ जाता है। म्यूकोजल इडिमा, देखो अगर सिक्रीशन बढ़ेगा, यहाँ की जो मसल लेयर है ये अगर सिक्रीशन ज्यादा करेगा तो यहाँ पे इडिमा कंडीशन अराइज होगी, नहीं इडिमा हो जाएगा और ये रास्ता क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। म्यूकस प्लगिंग, बहुत सारा अगर म्यूकस यहाँ पे जमा होते जाएगा तो क्या प्लग्स फॉर्मेशन नहीं होंगे, हाँ हो। नेक्स्ट, ब्रोंकियल अस्थमा होता कैसे है, अगर इन्फेक्शन है, पॉल्यूशन है, एक्सरसाइज है, कोल्ड एयर एक्सपोजर है, इन सब की वजह से ये क्या क्या चीजें काम कर, ये एंटीजन होता है। ठीक है, ये सब हमारे बॉडी में आता है। तो जैसे ही एंटीजन आता है तो हमारे बॉडी के जो एंटीबॉडीज होते हैं उसके साथ मिलकर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। कौन सा एंटीबॉडी, आईजीई एंटीबॉडी। जैसे वो आईजी एंटीबॉडी के साथ एंटीजन रिएक्शन करता है, मास सेल क्या होता है, डीग्रेडेट होते हैं। इसकी वजह से हमने पहले ही पढ़ चुका है कि हिस्टामिन सब रिलीज होता है, लिपोट्रेस रिलीज होता है, और उसकी वजह से रिलीज होने की वजह से एयरवे में इंफ्लेमेशन रहता है और एयरवे पतली हो जाती है, और इसकी वजह से आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। व्हीजिंग साउंड होता है जो अस्थमा के पेशेंट में सुनने को मिलता है। कफ वाला कंडीशन राइज होता है, फाइनली हमें क्या देखने होता है, ब्रोंकियल अस्थमा। नेक्स्ट है, कौन कौन सा ड्रग यूज करते हैं अस्थमा के पेशेंट में। पहला है आपका ब्रोंकोडायलेटर, दूसरा है आपका गिकोट्रिन एंटागोनिस्टिक, तीसरा है आपका मार्सन स्टेबलाइजर, चौथा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, पांचवा है एंटीजन एंटीबॉडी। पहला क्या है आपका ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर का क्या काम होगा, जो ब्रोंकियल एयरवे हो जाएगा ये डायलेट करेगी। ठीक है, दूसरा लिकोट्रिन एंटागोनिस्टिक क्या करेगी, अभी हमने पढ़ा था ना, एज अ मेडिएटर इंफ्लेमेटरी एजेंट रिलीज होता है हिस्टामिन और लिकोट्रिन, जिसकी वजह से आपका एयरवे क्या हुआ था, नैरो हुआ था, पतला हो रहा है। आप उसका अपोजिट में चलाएंगे ना, एंटा वर्ड जहां पे भी लग जाता है उसका अपोजिट, मास्ट सेल स्टेबलाइजर। तो कोई ना कोई तो होगा ना, ऐसा दवा चलाएंगे जो मास्ट सेल, सारा चीज रिलीज हो रहा है सब मास्ट सेल से ही हो रहा है ना, उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो भी दवा होता है वो किस कैटेगरी में आता है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर। चौथा है आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब इसका भी हम लोग एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे कि भाई ये ऐसा होता कैसे है। और सबसे लास्ट है आपका एंटीजन आईजीई एंटीबॉडी। ठीक है, तो एंटी आईजीई मतलब कि मैंने पढ़ा था ना कि एंटीजन एंटीबॉडी हमारा आईजीई होता है वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से आप में क्या होता है, स्टमक कंडीशन देखने को मिलता था। हम उसका अपोजिट में चलाएंगे जेट ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर है तो इसका दूसरा नाम पहले भी हम बता चुके हैं, बीटा सिंपैथोमिमेटिक। सिंपैथोमिमेटिक मतलब जो किसकी तरह एक्ट करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह एक्ट करता है। जैसे देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो ब्रोंकोडायलेटर क्या होता है ना, इस तरह से एक एड्रेनर्जिक ड्रग होते हैं जो बीटा 2 रिसेप्टर पर एक्ट करते हैं और जिसकी वजह से आपका ब्रोंकोडायलेशन होता है। अब ये ध्यान रखना पड़ता है कि उस पेशेंट में अच्छे से देना है जिसमें ऑलरेडी पहले से क्या है, हाइपर सेंसिटिव पेशेंट है, एलर्जी कंडीशन है। ठीक है ना,
इन सभी पेशेंट में क्या होता है ना, हमें ध्यान से उसे देना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका, अभी दवा का समझ स्टार्ट करते हैं, साल्बुटामोल। साल्बुटामोल जो होता है वो हाईली सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं। आपको बस एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है आपका इनहेल्ड साल्बुटामोल प्रोड्यूस ब्रोंकोडायलेशन विद 5 मिनट। आप अगर कोई पेशेंट अस्थमा का पेशेंट है तो साल्बुटामोल चलाते हैं तो 5 मिनट के अंदर ही उसमें क्या होता है, ब्रोंकोडायलेशन, मतलब कितना जल्दी वो एक्ट कर रहा है। ड्यूरेशन देख सकते हो 2 से 4 घंटा। यूज्ड टू अबॉर्ट और टू टर्मिनेट अस्थमेटिक अटैक, मतलब एक पेशेंट है, अचानक से इसको अस्थमा का बहुत ज्यादा एपिसोडिक अटैक आ रहा है, बार बार इसको अस्थमा का अटैक आ रहा है, तो उस कंडीशन में सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसमें साल्बुटामोल चला दें। इट कैन नॉट बी यूज फॉर प्रोफाइलेक्सिस। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है बचाव, प्रिवेंशन। ऐसा नहीं है कि हाँ साल्बुटामोल चला देंगे तो अस्थमा नहीं होगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अस्थमा का अटैक आ चुका है और उसको कंट्रोल करने के लिए अगर दवा देना है तो वहाँ क्या चलाएंगे, साल्बुटामोल चलाएंगे। चलिए एमओए देखते हैं इसका। सबसे पहला है, ये जो साल्बुटामोल है वो किस पे बाइंड होगी, बीटा 2 रिसेप्टर पे बाइंड होगी। जो कहाँ प्रेजेंट है, बीटा 2 रिसेप्टर, मैंने बताया था बीटा 2 रिसेप्टर हर जगह प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। अब जैसे कि अगर ये मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूंगी तो ये रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे, ब्रोंकियल स्मूथ मसल है। ये उस पे क्या करती है ना, बाइंड हो जाती है और उसको स्टिमुलेट करती है। जैसे वो स्टिमुलेट करती है तो ये क्या करती है, इंक्रीज इन द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी, कैम्प का प्रोडक्शन बढ़ाती है, जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी बढ़ने की वजह से आपको क्या होता है, स्मूथ मसल रिलैक्स होती है। हमारा तो मेन मोटो था स्मूथ मसल को रिलैक्स करना, ठीक है। रिलीफ फ्रॉम द अस्थमेटिक अटैक। अगर स्मूथ मसल रिलैक्स होगी तो क्या आपका अस्थमा का अटैक ठीक नहीं होगा, वैसे बात होगा। फार्माकोकाइनेटिक्स देखते हैं, इस दवा के बारे में थोड़ा जानते हैं, वह किस तरीके का दवा है। ये साल्बुटामोल होता है, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन एंड इंजेक्शन। पेशेंट है उसको या तो बाय नोज इनहेलेशन के थ्रू इनहेलर के फॉर्म में देते हैं या तो इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं। ओरल रूट इसका प्रेफर नहीं होता है, तो ये क्यों नहीं होता है, बिकॉज ड्यू टू प्री सिस्टमैटिक मेटाबॉलिज्म इन गट वॉल। देखो कुछ दवा क्या होती है ना, जैसे वो गट में जाती है तो वो इन इफेक्टिवनेस शो करने लगती है। कुछ कुछ दवा का एक स्पेशल रूट ही होता है जहाँ पे हम उसको दे सकते हैं। अगर ये साल्बुटामोल है उसको ओरली लेंगे तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। प्रॉब्लम जब आपके लंग्स में है तो कोशिश करनी चाहिए कि वैसा दवा यूज करें कि वो इनहेलेशन फॉर्म में जल्दी से वो लंग्स में इफेक्टिवली पहुंच जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओरल बायो अवेलेबिलिटी इज 50%। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रैप कर सकते हैं और ये कितने घंटे के लिए काम करता है, 4 घंटे के लिए काम करता है। ओरल रूट इज यूज्ड व्हेन द पेशेंट हु कैन नॉट करेंटली यूज इनहेलर। एक होता है ना इमरजेंसी कंडीशन, कि अगर पेशेंट का जो होता है ना वो इनहेलर, मतलब वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, ठीक है ना, और वो इनहेलर यूज नहीं कर पाया, या ऐसा भी हो सकता है ना सर्जरी हो गया है, अस्थमा का पेशेंट में सर्जरी हो गया, डैमेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उस कंडीशन में क्या करेंगे, वो वैसे तो नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में उसको ओरली दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जैसे कि एक दो पॉइंट याद कर ले, ट्रिमर होता है, पाल्पिटेशन होता है, रेस्टलेसनेस होता है, नर्वसनेस होता है, क्रॉड इरिटेशन, ठीक है। ये सब एक दो पॉइंट आप याद कर सकते हैं। चलो, तो अगर कोई पूछेगा इन मतलब कि एक होता है ना कि लास्ट में कि आपके सल्बुटामोल होता क्या है, सल्बुटामोल जो होता है आपका ऐसा दवा है जो अस्थमा की ट्रीटमेंट को ठीक करता है। मिथाइलजेंथिन, ये भी क्वेश्चन आता है, मिथाइलजेंथिन क्या होता है। तो मिथाइलजेंथिन जो होता है एक्सटेंसिवली यूज इन अस्थमा, अच्छे खासे मतलब परसेंटेज में देखा गया है कि मिथाइलजेंथिन ज्यादा यूज होता है अस्थमा के ट्रीटमेंट पे। कैन नॉट बी यूज्ड एज फर्स्ट लाइन ड्रग, बट ज्यादा यूज होने से कोई मतलब नहीं है। ये होता है इसका डीओसी नहीं है, डीओसी मतलब ड्रग ऑफ चॉइस ये है। अगर ड्रग ऑफ चॉइस पूछेगा तो आप वहाँ मिथाइलजेंथिन नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ एक्सटेंसिवली यूज होता है। Thiopyrin, one of the naturally occurring methylated xanthine aldehyde, relatively weak bronchodilator, effective when adrenaline fails to raise acute attack. थियोफैलिन का हम लोग यूज तब करते हैं जब किसी को मतलब होता है ना कि एक्यूट अटैक आया है, तो उस कंडीशन में एड्रेनलिन चलाते हैं कि सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाए, बट एड्रेनलिन भी काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, थियोफैलिन यूज करते हैं। और ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रोंकोडायलेटर नहीं है, थोड़ा कमजोर है, और क्या होता है ना कि ये नेचुरली प्रेजेंट है। नेक्स्ट है एमओए, इसमें देख सकते हैं
कि देखो बेसिकली हमारा मेन होता है कि जैसे ही ये साइक्लिक ईएमटी बढ़ेगा ना तो मसल स्मूथ मसल ऑफ ब्रोंकस होगा वो क्या होती है रिलैक्स होती है। तो यहाँ पे भी ये क्या करती है ना मैकेनिज्म एक्शन ये है कि ये भी साइक्लिक ईएमटी को बढ़ाएगी और जैसे ही वो बढ़ाएगी तो हमारा क्या होता है ना स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाएगी। और ये और भी क्या काम करती है वेजोडाइलेशन ब्लड वेसल को डायलेट करती है और एट लास्ट में क्या करती है अस्थमैटिक अटैक को रिड्यूस करती है। फार्माकोकाइनेटिक्स वेल एब्जॉर्ब ओरली। अभी मैंने थोड़ी पहले सल्बुटामोल के बारे में बताया कि कोशिश करनी चाहिए कि या कि उसे इनहेलर के फॉर्म में दे दो या इंजेक्शन के फॉर्म में दे दो। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं इस दवा को पर ओरली ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, सब जगह पहुंचता है अच्छे से। इसमें एक चीज और याद कर सकते हैं ये प्लासेंटा को क्रॉस कर जाएगा और माँ के दूध पे ये सिक्रीट होगा, तो ध्यान रखना है। ठीक है, प्रेगनेंसी में और आपका जो लैक्टेटिंग मदर है उसमें ध्यान रखना है। मेटाबोलाइज इन लिवर बाय डी डीमिथाइलेशन एंड ऑक्सीडेशन एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो ये जो दवा है ये यूरिन के फॉर्म यूरिन में वो एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, एडीआर याद कर लेंगे 2-3 पॉइंट। पेट में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ट्यूमर हो रहा है, उल्टी हो रहा है, बीपी तुम्हारा फॉल हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है और ध्यान नहीं रखने से क्या हो सकता है डेथ हो सकता है। ठीक है, तो कुछ इसका क्या यूज है, अस्थमा में यूज है और सीओपीडी में यूज है। एंटीकोलिनर्जिक, इसमें एक दवा है आपका इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। तो हर बार क्वेश्चन पूछता है कि इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड क्या करता है, तो आपको ये बोलना सबसे पहले ये एंटीकोलिनर्जिक है। ब्रोंकोडायलेशन बाय ब्लॉकिंग द एंथ्री रिसेप्टर। अब ये हर दवा का अपना अपना एक रिसेप्टर होता है, इसका जो रिसेप्टर है वो एंथ्री रिसेप्टर है और ये क्या करता है ना एंथ्री रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। जैसे एंथ्री रिसेप्टर ब्लॉक होता है तो हमारा ब्रोंकोडायलेशन होता है। When it is combined with sympathomimetic, it produces most effective activity. जब इसको सिंपैथोमिमेटिक अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, अगर हम इसके साथ कंबाइन कर देंगे तो ये इस दवा की इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका एमओए ए देखो, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड क्या करता है, ये बाइंड करता है और ब्लॉक करता है एंथ्री रिसेप्टर प्रेजेंट इन द लार्ज एयरवे ऑफ लंग्स में एंथ्री रिसेप्टर प्रेजेंट है, मस्कर्निक रिसेप्टर उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक वैसे ही पता होना चाहिए, मस्कर्निक रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाले को क्या बोलते हैं, एंटीकोलिनर्जिक। उसके बाद क्या हो रहा है, प्रिवेंट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज एयरवे ऑफ लंग्स एंड फाइनली क्या करता है, डायलेशन करा के अस्थमैटिक अटैक से वो रिलीव कराता है। नेक्स्ट है आपका यूकोट्रीन एंटागोनिस्टिक। थोड़ी देर पहले मैंने अस्थमा का मैकेनिज्म बताया था, कैथोफिजियोलॉजी को अस्थमा में होता क्या है। उसमें जो ल्यूकोट्रिन रिलीज हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अस्थमा का प्रॉब्लम और बढ़ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ल्यूकोट्रिन का एंटागोनिस्टिक समझ। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब है मेडिकेशन है ब्रोंकियल अस्थमा में एंड बहुत सारा इसका अभी भी डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें मेन है आपका मॉन्टेल्यूफास्ट और जाफिलिपास। इसमें आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं, बस आप इसका एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। मॉन्टेल्यूफास और जाफिलिपास क्या होता है ना, ये इंडिकेटेड होता है फॉर प्रोफाइलेक्टिव थेरेपी ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट अस्थमा एज अल्टरनेटिव टू इनहेल ग्लूकोकॉर्टिकोइड। अब तो थोड़ी देर पहले मैंने कुछ दवा के बारे में बताया था कि वो एज अ प्रोफाइलेक्सिस यूज नहीं होता है, जैसा बेटा बोल रहे जब हो जाता है अस्थमा का टाइम तो उसको कम करने के लिए हम वहाँ पे मॉन्टेल्यूफास और जाफिलिपास यूज करते हैं। बट मतलब कि मॉन्टेल्यूफास और जाफिलिपास का यूज हम लोग करते हैं प्रोफाइलेक्सिस में, ताकि वो अस्थमा का अटैक सीवियर ना हो। नेक्स्ट है आपका इसका एफिकेसी, मतलब कि इफेक्टिवनेस थोड़ा सा कम है और ये बहुत ही सेफ है। इन सीवियर अस्थमा दे हैव एडिटिव इफेक्ट विद इनहेल्ड स्टेरॉइड। ठीक है, अगर इसके साथ आप इनहेलर यूज करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड का तो ये उसका एडिटिव इफेक्ट शो करता है। और दे आर नॉट बी यूज फॉर टर्मिनेटिंग अस्थमा एपिसोड। टर्मिनेट करने के लिए तो आपका सल्बुटामोल है ना, तो प्रोफाइलेक्सिस में आपका मॉन्टेल्यूकास्ट है, जाफिलिपास्ट है। दे आर नॉट टू बी सॉरी। नेक्स्ट है लिकोट्रीन 1 एंटागोनिस्टिक आर modestly effective in aspirin induced asthma and exercise induced asthma but are of no value in COPD। एस्पिरिन का जब दवा चलता है उसकी वजह से साइड इफेक्ट में अस्थमा होता है, तो उस कंडीशन में ये दवा ज्यादा यूजफुल है। साथ ही एक्सरसाइज की वजह से अगर अस्थमा हो रहा है तो उस मतलब इन दोनों कंडीशन में लिकोट्रीन एंटागोनिस्टिक ज्यादा अच्छा है, पर सीओपीडी केस में उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है।
इसका MOA देख सकते हैं कि ये दोनों दवा क्या करता है। ये लिकोट्रिन रिसेप्टर को टोटली ब्लॉक कर देता है। जैसे ही ब्लॉक करेगा तो तुम्हारा क्या होगा, जो भी म्यूकस सेक्रेशन है वो कम हो जाएगा, ब्रोंकोडायलेशन होगा और तुम्हारा अस्थमा का जो भी अटैक होने की वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा था वो तुम्हारा इम्प्रूव हो जाएगा। फार्माकोकाइनेटिक्स इसमें देख सकते हैं, दे आर वेल एब्जॉर्ब ओरली, ओरली अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना। हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड, ये प्लाज्मा प्रोटीन से ज्यादा अच्छे से बाउंड होता है। ये इसमें आपको याद रखना पड़ेगा CYP2C9, ये एक एजेंट होता है, इसकी वजह से इसका मेटाबॉलिज्म अच्छे से होता है लिवर में। द प्लाज्मा टी हाफ ऑफ मॉन्टेल्यूकासिस 3 to 6 आवर एंड जाकोल्यूकासिस 8 to 2 आवर। टी हाफ है मॉन्टेल्यूकास का 3 से 6 घंटा, जाकोल्यूकास का है 8 से 12 घंटा। ADR देख सकते हैं, जैसे कि हेडेक, रैशेज, तुम्हारा एसोफिलिया, न्यूरोपैथी, ये सब होता है, बट उतना भी ज्यादा ज्यादा नहीं होता, इनफ्रिक्वेंट होता है ये। कुछ कुछ केस में आपको CSS दिखता है। CSS मतलब चर्ग स्ट्रियर्स सिंड्रोम, मतलब कि वेस्कुलाइटिस विद एसोफिलिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि आइटिस है, इन्फ्लामेशन हो जाता है वेसल्स में, और साथ ही साथ एस्ट्रोफिल का अमाउंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मास्ट सेल स्टेबलाइजर में आपको याद रखना है, एक एसिड होता है, मतलब सोडियम ब्रोमोग्लाइकेट, प्रोलियम सोडियम। ये एक सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है। ये ब्रोंकोडायलेटर नहीं है एंड डज नॉट एंटागोनाइज कंस्ट्रक्शन इफेक्ट ऑफ एक्शन ऑफ हिस्टामिन। आपको यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट क्या करता है ना, इसका मेन काम है एंटी एस्थमेटिक एक्टिविटी शो करना, ठीक है। इतना डीपली नहीं जानना है, बस हमें थोड़ा सा पर्सनल एग्जाम्पल याद रखना है। दवा के बारे में, ओरली एब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा है। इनहेलर देखो, इसमें क्या है, 1 mg पर डोज, 2 पफ 4 टाइम पर डे, ये क्वेश्चन आया है। Only a small fraction of the inhaled drug is absorbed systematically and rapidly excreted unchanged in urine and bile. नेक्स्ट है ADR देख सकते हो, ब्रोंकस थ्रॉट इरिटेशन, कफ। नेक्स्ट है ब्रोंकल आजमा, एलर्जी, राइनिटिस एंड एलर्जी कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। ये सब है, इसमें आप 2-2 पॉइंट याद कर सकते हैं। Corticosteroid में glucocorticoids are not bronchodilator, they reduces bronchial hyperactivity, mucosal edema। देखो ये सब तुम्हारा ब्रोंकोडायलेटर नहीं है, बट इसका काम है कि उसकी जो हाइपर रिएक्टिविटी है उसको क्या करता है, वो कम करता है, म्यूकोजल एडिमा को कम करता है, ठीक है। Corticosteroid afford more complete and sustained symptomatic relief than bronchodilation और प्रोमोग्लाइकेट। अभी सोडियम प्रोमोलिन देखा था ना, तो ये ज्यादा अच्छे से इस चीज को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने में हेल्प करता है। हेयर फ्लो को इम्प्रूव करता है, अस्थमा को कम करता है एंड डिजीज के प्रोग्रेशन को कम करता है। साथ ही साथ ये इंक्रीज करता है एयरवे स्मूथ मसल रिस्पॉन्सिवनेस टू बीटा 2 एगन। जितना ज्यादा वो रिस्पॉन्सिवनेस होगा उतना अच्छी से आपको ब्रोंकोडायलेशन होगा, ठीक है। Inhaled corticosteroid have thus markedly changed the outlook on asthma therapy। मतलब काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है इनहेल corticosteroid से। लॉन्ग टर्म सिस्टमेटिक स्टेरॉयड थेरेपी में भी वर्स देन अस्थमा itself। तो कोई भी चीज का लंबे समय से यूज करने से वैसे भी उसका साइड इफेक्ट होता है, यही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये वाला, इनहेल्ड स्टेरॉइड। These are glucocorticoid। जो भी इनहेल्ड स्टेरॉइड होते हैं वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं विद हाई टॉपिकल एंड लो सिस्टमिक एक्टिविटी। सिस्टमिक एक्टिविटी मतलब क्या होता है ना कि बॉडी में उसका इफेक्ट ड्यू टू, क्योंकि वो अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से उसका क्या होता है ना, सिस्टमैटिक इफेक्ट कम दिखता है, ठीक है। आप 1-2-3 एग्जाम्पल इसमें याद कर सकते हैं, डेक्लोमेथासोन, लिडोसिनाइन, ये सब 2-3 एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। इनहेल स्टेरॉइड सप्रेस ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन, इंक्रीजेस पीक एक्सपायरेटरी रेट, इसका फुल फॉर्म होता है PERT,
एफ, ठीक है। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट को ये क्या करता है, बढ़ाता है, रिड्यूस करता है, नीड फॉर द रेस्क्यू बीटा टू एगोनिस्ट इनहेलेशन एंड प्रिवेंट। देखो इसमें क्या है, इनहेल स्टेरॉइड में आपको 2-3 एग्जाम्पल याद करना। अब यहाँ पे अगर आप ये थोड़ा डीप चला जाता है कि पीक इफेक्ट इज सीन आफ्टर 4 to 7 days of instituting inhaled steroid and benefit persists for a few weeks after discontinuation। मतलब कि आप जो है ना कंटिन्यूस यूज करना है। अब ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देना है, क्योंकि उसको छोड़ने की वजह से अचानक से क्या हो सकता है, फिर उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एंटी आईजी एंटीबॉडी ओमालीजुमाब, तो बस इसमें आपको इसका एग्जाम्पल याद करना है। इट इज ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट आईजी से बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज एडमिनिस्टर्ड सबक्यूटेनियसली। It neutralizes free IgE in circulation without activating mast cell and other inflammatory cells। मतलब एक्स्ट्रा IgE जितना भी हो क्या करता है, वो न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, एंटी IgE एंटीबॉडी। It is very expensive, used in reserve for resistance asthma patient with positive, ठीक है ना। तो काफी सीरियस कंडीशन में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्किन टेस्ट, जरूरी होता है। स्किन टेस्ट मतलब इंटरडर्मल में चेक करते हैं कि वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन तो शो नहीं कर रहा है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, तो ये तो डिजीज, ये आपको पता ही है कि सीओपीडी में होता क्या है, ठीक है ना। इट इज अ क्रॉनिक डिजीज ऑफ द लंग दैट डैमेज बोथ द एयरवे एंड द लंग टिश्यू मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ, ठीक है ना। तो आपका ये एयरवे और लंग टिश्यू दोनों डैमेज हो जाता है। ए पर्सन विद सीओपीडी may have obstructive bronchiolitis, emphysema or a combination of both conditions। People with COPD often use several kind of medicine to help control system, क्योंकि देखो ये बहुत कंबाइनली डिजीज है, तो एक तो मेडिसिन से वो ठीक नहीं होता है, ठीक है। देर इज अ नो क्योर, आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसा कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है द गोल ऑफ इफेक्टिव सीओपीडी मैनेजमेंट आर, हमारा मेन गोल ये है कि बीमारी का प्रोग्रेशन को कम कर सके, सिम्टम को कम कर सके। उसके बाद मतलब हम बस इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आगे होने से बचा सकते हैं, लेकिन इस चीज का क्योर नहीं कर सकते हैं। लास्ट है आपका कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग क्या होगा। देखो फिर से हम बता देते हैं, ब्रोंकोडायलेटर। नेक्स्ट है आपका, इसमें ब्रोंकोडायलेटर में भी आता है आपका बीटा टू सिम्पेथोमिमेटिक। बीटा टू सिम्पेथोमिमेटिक में सल्बुटामोल, टर्बुटालिन, बैम्बूटेरॉल, सालमेट्रॉल, इफेड्रिल, ये सब इसके अंतर्गत आता है। फिर दूसरा है आपका मिथाइलजेंथिन। मिथाइलजेंथिन में लिन 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 सबके नाम के पीछे लगा थी, थियोफैलिन, अमाइनोफैलिन, ये सब देख सकते हैं। एंटीकोलिनर्जिक में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है। दूसरा कॉर्टिकोस्टेरॉइड में क्या आ गया आपका, सिस्टमैटिक और इनहेलेशन। सिस्टमैटिक में हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, और इनहेलेशन में हो गया आपका बेक्लोमेथासोन, ग्यूरोसोनाइड। 2-3 आप बस याद कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है आपका रोफ्लू मिलास्ट है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन भी यूज होता है। अदर मेडिसिन में आप क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स चला सकते हैं, म्यूकोलाइटिक्स चला सकते हैं, ताकि वो म्यूकोस को क्या कर सके, पतला कर सके। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन चला सकते हैं। ये जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये सब सारा जितना, ये सारा आपका सीओपीडी के पेशेंट चलता है। मैंने पहले ही बताया था कि सीओपीडी का जो बीमारी होता है उसका कोई इलाज होता नहीं है टोटली 100%। हम उस चीज को बस प्रिवेंट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग। तो वहां पे हम ब्रोंकोडायलेटर यूज करते हैं, ब्रोंकोडायलेटर के अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड चलाते हैं, रोफ्लुमिलास चलाते हैं, एजिथ्रोमाइसिन चलाते हैं, और अदर मेडिकेशन चलाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट, एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपका अस्थमा और सीओपीडी में कौन कौन सा दवा है और उस चीज को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है।